गुस्ताव क्लिम्ट की पेंटिंग को $108 मिलियन में नीलाम किया गया। प्रसिद्ध ऑस्ट्रियाई कलाकार गुस्ताव क्लिम्ट ने लंदन में एक नीलामी में अपने आखिरी चित्र की बिक्री के साथ इतिहास रच दिया है। गुस्ताव क्लिम्ट की अंतिम कृति, जिसका शीर्षक डेन मिट फैचर या लेडी विद अ फैन है, को सोथबी की नीलामी में 85.3 मिलियन पाउंड $108 मिलियन की आश्चर्यजनक कीमत मिली। इस बिक्री ने इसे यूरोपीय नीलामी में अब तक बेची गई सबसे महंगी कलाकृति बना दिया है, जिससे दुनिया में सबसे अधिक मांग वाले कलाकारों में से एक के रूप में क्लिम्ट की स्थिति मजबूत हो गई है। 1918 में गुस्ताव क्लिम्ट के निधन के बाद उनका अंतिम चित्र उनके वियना स्टूडियो में एक चित्रफलक पर पाया गया था। किमोनो में एक अज्ञात महिला को चित्रित करने वाली कलाकृति क्लिम्ट की विशिष्ट समृद्ध अभिव्यंजक शैली को प्रदर्शित करती है, जो चीनी रूपांकनों और जापानी वुडब्लॉक पैटर्न से प्रेरणा लेती है। प्रतिष्ठित नीलामी लंदन में हुई, जिसने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया और इस पर जमकर बोली लगाई गई। 10 मिनट की कड़ी बोली प्रक्रिया के बाद पेंटिंग अंततः हांगकांग स्थित एक संग्रहकर्ता को बेच दी गई, जिससे क्लिम्ट के काम की अंतर्राष्ट्रीय अपील और मूल्य पर और अधिक जोर दिया गया। माइकल रोसेन को पेन पेंटर प्राइज 2023 प्रदान किया गया। प्रसिद्ध ब्रिटिश बच्चों के लेखक और प्रदर्शन कवि माइकल रोसेन को प्रतिष्ठित पेन पेंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान यूके, आयरलैंड और राष्ट्रमंडल के लेखक को दिया जाता है, जिनका काम निडर होकर समकालीन जीवन के बारे में सच्चाई को उजागर करता है। 2007 से 2009 तक माइकल रोसेन ने ब्रिटिश चिल्ड्रंस लॉरिएट का प्रतिष्ठित पद संभाला, जहां उन्होंने अपने मनोरम काम और प्रदर्शन के माध्यम से बच्चों के लिए कविता को सुलभ बनाया। उन्हें अपने लेखन में सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक विषयों को संबोधित करने, अधिक समावेशी और सहानुभूतिपूर्ण साहित्यिक परिदृश्य में योगदान देने के लिए व्यापक रूप से पहचाना जाता है। माइकल रोसेन की उल्लेखनीय कृतियों में ऑन द मूव, पोएम्स अबाउट माइग्रेशन 2020 है, जो कविताओं का एक संग्रह है जो व्यक्तिगत और वैश्विक दोनों दृष्टिकोणों से समकालीन और ऐतिहासिक प्रवासों की पड़ताल करती है। रोसेन की युवा पाठकों से जुड़ने की क्षमता का उदाहरण उनकी चित्र पुस्तक वी आर गोइंग ऑन अ बेयर हंट 1989 में दिया गया है, जिसे हेलेन ऑक्सेनबरी ने खूबसूरती से चित्रित किया है। चालू खाता घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है? चालू खाता घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट, किसी देश के बाहरी क्षेत्र के आकलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह किसी देश के वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात के मूल्य के बीच अंतर को मापता है। चालू खाता घाटा किसी देश के बाहरी आर्थिक प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में कार्य करता है। यह उस स्थिति को दर्शाता है जब किसी देश का आयात व्यय उसकी निर्यात आय से अधिक हो जाता है। राजकोषीय घाटे के साथ साथ जो सरकारी व्यय और राजस्व के बीच अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। चालू खाता घाटा को शेयर बाजार और निवेश को दोनों के लिए चिंता का विषय माना जाता है। वित्त वर्ष 2023 की जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान करंट अकाउंट डेफिसिट में उल्लेखनीय कमी देखी गई। यह घटकर $1.3 बिलियन रह गया, जो सकल घरेलू उत्पाद GDP का 0.2% है। चालू खाता घाटा में इस सकारात्मक विकास के लिए कई कारक जिम्मेदार हो सकते हैं। व्यापार घाटे में नरमी ने वित्त वर्ष 2022 की चौथी तिमाही के दौरान चालू खाता घाटा में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा सेवाओं के निर्यात के मजबूत प्रदर्शन और विशेष रूप से निजी हस्तांतरण प्राप्तियों के माध्यम से प्रेषण में वृद्धि ने सकारात्मक प्रवृत्ति में योगदान दिया। आर्टिफिशियल स्वीटन से कैंसर का खतरा है, WHO। एस्पार्टेम दुनिया के सबसे आम कृत्रिम स्वीटनर में से एक विभिन्न बहसों और विवादों का विषय रहा है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की कैंसर अनुसंधान शाखा, जिसे इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर IARC के नाम से जाना जाता है, ने एस्पार्टेम की अपनी आगामी सूची को संभवतः कैंसरकारी के रूप में सूचीबद्ध करके सुर्खियां बटोरी। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर IARC विश्व स्वास्थ्य संगठन की कैंसर अनुसंधान शाखा के रूप में कार्य करती है। यह संभावित कार्सिनोजेंस का मूल्यांकन करने और जोखिम वर्गीकरण निर्दिष्ट करने पर केंद्रित है। FDA के अनुसार एस्पार्टेम टेबल शुगर की तुलना में लगभग 200 गुना अधिक मीठा होता है। इसकी उच्च मिठास तीव्रता के बावजूद 1 ग्राम एस्पार्टेम में केवल 4 किलो कैलोरी होती है, जो इसे कैलोरी कम करने या वजन नियंत्रित करने वाले व्यक्तियों के लिए एक पसंदीदा विकल्प बनाती है। कुल 100 से अधिक अध्ययनों में लगातार एस्पार्टेम को नुकसान से जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं मिला है। US FDA ने 1981 में भोजन में इसके उपयोग की अनुमति देने के बाद से 5 बार एस्पार्टेम की सुरक्षा की समीक्षा की है। चीन ने नेशनल डिफेंस मोबिलाइजेशन ऑफिसेस की स्थापना की।
चीन ने आकस्मिकताओं या तनाव की स्थिति में अपनी तैयारी बढ़ाने की कोशिश करते हुए अपने सैनिकों को जुटाने में नए दृष्टिकोण अपनाए हैं। इन विकासों से राष्ट्रीय रक्षा मोबिलाइजेशन कार्यालयों (NDMOs) की स्थापना हुई है, जो स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। NDMOs चीन के विभिन्न शहरों और क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। ये कार्यालय आर्थिक गतिशीलता, नागरिक वायु रक्षा गतिशीलता, यातायात तैयारी, उपकरण गतिशीलता, प्रौद्योगिकी गतिशीलता, योजना और गतिशीलता प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अपने अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर लामबंदी प्रयासों के प्रबंधन और क्रियान्वयन में प्रमुख समन्वयक के रूप में कार्य करते हैं। 1 मार्च 2023 से लागू चीन के रिजर्व कार्मिक कानून का उद्देश्य रिजर्व ड्यूटी के आकर्षण में सुधार करना और रिजर्व कार्मिक प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करना है। यह कानून सैन्य रैंक, प्रशिक्षण, पदोन्नति, लामबंदी, कार्मिक लाभ और सेवानिवृत्ति जैसे क्षेत्रों को कवर करता है। 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डे। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डे हर साल 1 जुलाई को पूरे देश में हमारे समाज के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और प्रतिबद्धता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का पालन महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय को सम्मानित करता है, जिनकी जयंती और पुण्यतिथि इसी दिन होती है। उनका जन्म 1 जुलाई 1882 को पटना, बिहार में हुआ था और मृत्यु 1 जुलाई 1962 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुई थी। वे अत्यधिक सम्मानित चिकित्सक और एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। वह पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे और 1948 से 1962 में अपनी मृत्यु तक 14 साल तक अपने पद पर रहे। उन्हें अक्सर पश्चिम बंगाल का महान वास्तुकार माना जाता है। उन्होंने पश्चिम बंगाल दुर्गापुर, बिधाननगर, अशोकनगर, कल्याणी और हावड़ा के 5 शहरों की स्थापना की थी। वे ब्रह्मा समाज के भी सदस्य थे। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज कलकत्ता के पूर्व छात्र थे। उन्हें 1961 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। केंद्र सरकार ने उनकी स्मृति में डॉक्टर BC रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की है। उन्होंने 1928 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के गठन और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1 जुलाई GST दिवस, GST डे। 1 जुलाई को GST वस्तु एवं सेवा कर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस वर्ष वस्तु और सेवा कर के ऐतिहासिक कर सुधार के कार्यान्वयन की वर्षगांठ है। पहली GST दिवस 1 जुलाई 2018 को नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के रूप में मनाया गया था। संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित एक समारोह में 30 जून और 1 जुलाई 2017 की मध्यरात्रि में GST लागू किया गया था। वस्तु व सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है और इसने कई अप्रत्यक्ष करों को बदल दिया है जो पहले भारत में मौजूद थे। 29 मार्च 2017 को माल और सेवा कर अधिनियम संसद में पारित किया गया और अधिनियम 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। यह पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है और एक बहुस्तरीय व्यापक गंतव्य आधारित कर है जो प्रत्येक मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है। GST व्यवस्था के तहत बिक्री के हर बिंदु पॉइंट ऑफ सेल पर कर लगाया जाता है। इंट्रा स्टेट बिक्री के मामले में केंद्रीय GST CGST और राज्य GST SGST शुल्क लिया जाता है और अंतर राज्य बिक्री एकीकृत GST IGST के लिए प्रभार्य है। GST ने अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य की बाधाओं को तोड़कर भारत को एक राष्ट्र एक कर में बदल दिया है। भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों पर भारत की पहली रिपोर्ट का अनावरण। केंद्रीय खान मंत्री प्रल्हाद जोशी ने 29 जून को भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों पर भारत की उद्घाटन रिपोर्ट लॉन्च की है। रिपोर्ट 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान करती है जो रक्षा, कृषि, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और दूरसंचार जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह व्यापक सूची खनिज संसाधनों के मामले में आत्मनिर्भरता और सुरक्षा हासिल करने के भारत के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर दर्शाती है। रिपोर्ट टिकाऊ संसाधन प्रबंधन के महत्व पर जोर देते हुए नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने के भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सूची का उद्देश्य खनन क्षेत्र के भीतर नीति निर्माण, रणनीतिक योजना और निवेश निर्णयों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है। महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान करके भारत का लक्ष्य अपनी घरेलू उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और अपनी खनिज सुरक्षा को मजबूत करना है। रिपोर्ट के निष्कर्ष भारत की खनिज संसाधन नीतियों को आकार देने और अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में दीर्घकालिक स्थिरता की सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नोटबुक IAS सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए टेस्ट सीरीज की श्रृंखला प्रस्तुत करता है। UPSC स्टेट PCS की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज, दैनिक उत्तर लेखन अभ्यास, दैनिक MCQs अभ्यास आदि प्रोग्राम ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध हैं।
टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा पता है G19 वर्धमान माल, नेहरू विहार, दिल्ली, या आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं।